मॉर्निंग गाइस। आज हम अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे फॉरेंसिक एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ये जान लिया कि भाई उसका इंट्रो क्या होता है, हमारे पास प्रिंसिपल क्या होती है, व्हाट आर इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, एप्लीकेशंस। आज हम जानेंगे अपने थर्ड लेक्चर में व्हाट आर द फॉरेंसिक एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करते हैं तो हम किन फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स में यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं। भाई हमने पढ़ लिया भाई क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में कहाँ यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करेंगे, उसकी एप्लीकेशंस आज हम जानेंगे। अगर आपने फॉरेंसिक एप्लीकेशंस को जानने से पहले उनकी इंट्रो और प्रिंसिपल और हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशंस नहीं देखी हैं तो आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको वो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डू चेकआउट माय फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉरेंसिक एप्लीकेशंस को जानने से पहले, बिकॉज एप्लीकेशंस तो तभी हम जान पाएंगे ना तब जब तक हमें उसकी वो ही नहीं पता होगी कि क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, क्या है उसकी, व्हाट आर वी स्टडिंग। तो एप्लीकेशंस तो उसके बाद ही जान पाएंगे, तो डू चेकआउट माय फर्स्ट वीडियो। तो आज हम शुरू करेंगे फॉरेंसिक एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फर्स्ट लिखा हुआ है ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। ड्रग्स एंड नार्कोटिक एनालिसिस कर सकते हैं यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन आती है ड्रग्स एंड नार्कोटिक एनालिसिस कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन कि हम ड्रग्स एंड नार्कोटिक एनालिसिस कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, उसकी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम क्या समझते हैं कि एक हमारे पास रेफरेंस डाटा होता है कि दैट टाइप ऑफ अ ड्रग और दैट टाइप ऑफ अ नार्कोटिक्स हैव सर्टेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। एक नाम मैं लिख देता हूं, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कहलाता है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स। इससे हम सब कुछ डिफाइन करते हैं। तो लैम्डा मैक्स जो है हमारे पास दैट विल बी डिफाइनिंग कि व्हाट टाइप ऑफ अ ड्रग्स वी हैव और व्हाट टाइप ऑफ अ नार्कोटिक्स वी हैव। तो हम बोल सकते हैं ड्रग्स और नार्कोटिक्स में जो हमें टाइप्स पता लगाने हैं तो हम किससे पता लगा रहे हैं यार, हम पता लगा रहे हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा से। तो एक हमारे पास रेफरेंस डाटा होता है कि उसमें हमारे पास जैसे मान लेते हैं कोकेन एक ड्रग हो गई या कोई ए और बी कोई एक ड्रग हो गई, तो उसका हमारे पास रेफरेंस होगा कि लैम्डा मैक्स भाई 330 है। तो अगर हमने उसमें यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी करी और हम बोल सकते हैं कि उसमें एक कोई रिकॉर्डिंग आ रही है, कोई पीक आ रही है एट 330 नैनोमीटर्स पे कोई पीक आ रही है, तो दैट वी कैन डिफाइन ना कि यार ये वाली जो ड्रग्स है वो ए है या ये वाली जो ड्रग्स है वो बी है। देयरफॉर फ्रॉम लुकिंग एट द रेफरेंस डाटा और जो हमारे पास रिजल्ट्स आया वी कैन एनालाइज द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। आई होप सो गाइस पहली एप्लीकेशन क्लियर होगी। दूसरी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि दूसरी एप्लीकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्कोहल इन ब्लड में एल्कोहल की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हमें बात करनी है ब्लड में एल्कोहल की कंसंट्रेशन को पता करना है तो वी टेक द सैंपल ऑफ ब्रीथ। हम किसी एक सस्पेक्ट का या जिसपे हमें किसी सस्पेक्ट की या किसी पर्सन के अगर ब्लड में एल्कोहल की कंसंट्रेशन को पता करना है तो हम उसकी ब्रीथ का सैंपल लेते हैं और उस ब्रीथ को हम पास करवाते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के सैंपल से अगर हम पास करवाते हैं तो वी नो दैट एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, H पॉजिटिव दे सकते हैं। और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इन द एसिडिक मीडियम कैन बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देयरफॉर एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। अगर मैं बात करता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो एल्कोहल को सीधा क्या कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले जो क्या कह रहे थे, पहले जो पोटेशियम डाइक्रोमेट की पीक आ रही थी उसमें जब रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ, एल्कोहल के साथ की, एल्कोहल क्या हो गया, एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या करते हैं बात, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट की पीक आ रही थी उसमें चेंजेस आएंगे। तो मतलब अगर मैं बात करता हूं कोई पोटेशियम डाइक्रोमेट का लैम्डा मैक्स रहा होगा, उसके बाद कुछ और लैम्डा मैक्स रहा होगा, तो डिफरेंस ऑफ द लैम्डा मैक्स से हम क्या कर सकते हैं कि यार हम वेवलेंथ को चेंज कर रहे हैं
तो हम उससे क्या बोल सकते हैं कि यार एब्जॉर्प्शन की भी कैपेसिटी चेंज हो रही होगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन भी पता लगा सकते हैं। और वो कंसंट्रेशन कितनी चेंज होगी, जितना ज्यादा एल्कोहल होगा। मान लेते हैं डाइक्रोमेट जो था वो किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया आफ्टर गेटिंग रिड्यूस्ड, तो वो कितना रिड्यूस होगा, जितनी ज्यादा एल्कोहल होगी या जितनी कम एल्कोहल होगी, बिकॉज वो रिड्यूस हो क्यों रहा है, एल्कोहल की वजह से तो रिड्यूस हो रहा है, एल्कोहल खुद ऑक्सीडाइज हो गया टू एसिड, तो डाइक्रोमेट को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल भी पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप सो गाइस सेकंड वाला क्लियर होगा। थर्ड पे चलते हैं इंक एनालिसिस। इंक एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन वाला क्राइटेरिया आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन वाला डिपार्टमेंट आ जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिससे हम बोल सकते हैं कि यार इंक एनालिसिस तो कर सकते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हो गई, जैसे हम बोल सकते हैं और भी अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हो गई। बट अगर हम बात करते हैं फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में यूवी विजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करना फॉर द इंक एनालिसिस बहुत ही ज्यादा आसान है और क्विक रिजल्ट्स दे देता है। तो देयरफॉर इंक एनालिसिस, इंक के अंदर कुछ सर्टेन ऐसी चीजें होती हैं दैट विल एब्जॉर्ब द लैम्डा मैक्स, और हम बोल सकते हैं कि हमें पता लग जाएगा कि ये वाली पर्टिकुलर इंक है या ये नहीं है, दैट विल बी द क्राइटेरिया। तो देयरफॉर वी कैन यूज द यूवी विजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर द इंक एनालिसिस एज वेल। अब फोर्थ की अगर हम बात करते हैं ड्रग ओवरडोज, ड्रग ओवरडोज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को किसी मतलब डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में ड्रग दी विच इज एक्टिंग एज अ मेडिसिन। तो अगर मैं बात करता हूं कोई बंदा वो ड्रग को ओवरडोज में ले रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, उस ड्रग्स को ओवरडोज में ले रहा है, तो देयरफॉर जो उसका ब्लड सैंपल होगा, जो इसका बॉडी सैंपल होगा, उसमें अगर हम बात करते हैं तो ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी आनी चाहिए, बिकॉज वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर ही सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं किसी ड्रग की, तो वी कैन डिटरमाइन कि उसका ओवर यूसेज हुआ है या ओवरडोज है बॉडी के अंदर या ये नहीं है। तो हम एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू में पता होगी कि भाई मान लिया 30 mg हो गई या 0.3 mg हो गई, जितनी भी है हमारे पास बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद अगर वो ज्यादा जा रही है दैट विल बी द ओवरडोज एंड वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेम क्राइटेरिया लैम्डा मैक्स का क्राइटेरिया बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। देन आता है हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने सुना होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इट इज वेरी पॉइजनस टू अवर हेल्थ। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी सॉल्युबल इन हीमोग्लोबिन, दैट विल बी सॉल्युबल इन हीमोग्लोबिन, मोर सॉल्युबल होती है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से भी ज्यादा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि यार क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा दैट विल बी फॉर्म्ड अ कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना लेता है, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी पता लगा सकते हैं, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पता लगा सकते हैं। देयरफॉर हेल्प्स इन द, हम बोल सकते हैं क्या हेल्प करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करेगा कि भाई कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड गई थी या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या कहते हैं पॉइजनिंग हुई भी है या नहीं है, दैट्स वाई हम इसमें यूज कर सकते हैं यूवी विजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेटल डिटेक्शन। मेटल डिटेक्शन की अगर हम बात करते हैं कि कुछ हमारे पास सैंपल्स आए हैं, जैसे कलर्ड कंपाउंड्स के सैंपल हैं, मान लेते हैं मेनली हमारे पास जो हम एनकाउंटर करते हैं तो हमारे पास यार आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, यही ज्यादातर हम बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। पर और भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही तीन होंगे। बट हम क्या कह रहे हैं कि मेटल डिटेक्शन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूवी विजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाई कर सकते हैं। वही क्राइटेरिया है कि भाई लैम्डा मैक्स होगा, कलर्ड देगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे। और ये बात तो समझ में आती है कि भाई क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन जीरो से लेकर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी पे जाएगा और जब वापस आएगा तो दे विल इमिट अ सर्टेन वेवलेंथ, और जो कि हमें कलर्ड के फॉर्म में या वेवलेंथ के फॉर्म में दिखेगी ग्राफ पे, तो और कुछ कलर्ड दिखेंगी। आगे हम बात कर लेते हैं ब्लड स्टेन्स। अब ब्लड स्टेन डिटेक्शन में भी हम बोल सकते हैं हेल्प करती है यूवी विजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प्स इन ब्लड स्टेन डिटेक्शन एज वेल। जो हमारे पास लेटेंट ब्लड स्टेन्स होते हैं, लेटेंट ब्लड स्टेन्स समझते हैं, लेटेंट ब्लड स्टेन्स वो जो कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिख रहे हैं, दैट विल बी कैन बी कैप्चर्ड या दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, भाई ब्लड स्टेन है उसको डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ यूवी। कौन से वाले जो दिख रहे हैं यार, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ना, आंख से दिख रहे हैं भाई खून पड़ा हुआ है, दिक्कत नहीं है।
पर जो चीज़ आंख से नहीं दिख रही, दैट इज़ अ लेटेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती। तो दैट टाइप ऑफ ब्लड स्टेन्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल। आई होप सो गाइज यहाँ पे 7 एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, ये सातों की सातों एप्लीकेशंस आपको क्लियर होंगी। और आगे हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस की। आगे हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि एडवांटेजेस तो यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है कि यार बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और हम बोल सकते हैं कि ईजी है परफॉर्म करने के लिए, समझ रहे हैं, ईजी है परफॉर्म करने के लिए और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या आ जाता है, डिसएडवांटेजेस में हमारे पास एक सिंपल तरीके से क्राइटेरिया आ जाता है कि जब भी हमें एक सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है या हमें एक इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप लगाना पड़ता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या कहते हैं, कोई आउटसाइड सोर्स नहीं होना चाहिए लाइट का। आउटसाइड सोर्स होगा तो भाई जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है या जो हमारे पास प्रोसेस है वो हमारे पास हिंडर्ड होगा। वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है कि यार जो इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप है वो एक बार इंस्ट्रूमेंट लग गया, दैट इज इजी कि हम बात कर सकते हैं कि यार वो इजी है परफॉर्म करने के लिए और एक्यूरेट रिजल्ट भी देगी। बट इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप करने के लिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है कि बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है। भाई आउटसाइड सोर्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और भी चीज़ें होती हैं, सिंपल तरीके से ये चीज़ें हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।